हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का ये सेशन सीएपीएफ वाले स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि आपकी एग्जाम आ चुका है। एग्जाम में अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, वही 2-4 दिन है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज बच्चों को आ रहा है वो आ रहा है, सर आंसर राइटिंग कैसे करें। आंसर राइटिंग के बारे में आपने बताया, लेकिन एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक ओवरव्यू दे दीजिए आंसर राइटिंग के लिए। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे सीएपीएफ पेपर 2 की, जो कि सब्जेक्टिव होता है, जहां आपको लिखना होता है। सबसे मेजर जो कंपोनेंट की बात होती है जब भी सीएपीएफ पेपर 2 की, तो वहां एसे राइटिंग की आती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें तो यहां पर आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं। कितने ऐसे लिखने होते हैं? 4 ऐसेज लिखने होते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से आपको 4 ऑप्शन चूज करने होते हैं। सबसे पहले बच्चे बहुत बार ये गलती कर देते हैं। मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत सारों को जानता हूं जिन्होंने कहा कि सर हमने ये 4 नहीं देखे, हमने तो सारे ही लिख दिए और फिर आगे का पेपर हम कर ही नहीं पाए। तो मेरे दोस्त, ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है, आपने 4 करनी है और 300 वर्ड्स का ईच है। दूसरा एक आपका मेजर जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है कि सर हम इनमें से चूज कैसे करें कि कौन से 4 करने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जहां प्रिपरेशन करी है जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी एस्पिरेंट्स ने, उन्हें एक ओवरव्यू पता तो है ही, लेकिन मैं कहूंगा आप उसे चूज करिएगा। बहुत जेनरिक लगे उसे मत चूज करना, क्योंकि जेनरिक में कहने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको 300 वर्ड काफी लिमिटेड लगेंगे। या बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसे का टॉपिक भी मत लीजिएगा जहां पर आप 300 वर्ड्स को लिखने में ही सक्षम ना हो पाए। यूज दो टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक आपने चूज करने हैं जिन पर आप स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हो, जिनका स्ट्रक्चर आपने रिवाइज करा है, जिनका स्ट्रक्चर आपके ऑलरेडी दिमाग में है कि इंट्रो में मैंने क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में मैंने क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो ऐसे टॉपिक को चूज करिएगा। बहुत जेनरिक चूज करोगे तो बहुत कुछ कहने को होगा, बहुत सारी चीजें आप लिख दोगे और वर्ड लिमिट क्रॉस कर दोगे। वर्ड लिमिट आपने क्रॉस नहीं करनी है। 300 वर्ड्स लिखा है तो 350, 320, 320, 350 तक आप जा सकते हो, लेकिन 350 भी मैक्स टू मैक्स है, बहुत ज्यादा जेनरिक है। अदरवाइज 320, 330 तक आप कर सकते हो। कम से कम आपको 270, 280 तक आपको कम से कम इतने वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। मतलब ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं है कि लो की लकीर है, तो उतना आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा पार्ट आपका आर्गुमेंट राइटिंग का होता है, उस पर भी बात करेंगे, और रिपोर्ट राइटिंग का भी होता है। तीनों फॉर्मेट्स में डिफरेंस क्या है, ऐसे में जब भी हम बात करते हैं वो डिस्कस करने की बात करेगा, एग्जामिन की करने की बात करेगा, कमेंट करने की बात करेगा। यहां एक बैलेंस्ड एक्सप्लोरेशन की जरूरत होती है जहां पर आप जजमेंट को क्लोज करेंगे, यानी कि कंक्लूजन के अंदर आप उस पूरी कहानी को कंक्लूड कर देंगे। ऐसे राइटिंग इज ऑल अबाउट दैट। लेकिन आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर हम बात करें तो एक क्लेम होता है और डिफेंड उसके साथ उसे किया जाता है कि हाँ भाई ये पॉजिटिव्स है, ये नेगेटिव्स है। वही रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हम बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग जो की जाती है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए की जाती है, जो पास्ट में इंसिडेंट हो चुका है उस पर रिपोर्ट होती है। जैसे आप न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देखते हो कि कल ये प्रोटेस्ट के अंदर ये हुआ, वहां ये लोग आए, तो इसके अंदर बेसिकली हेडिंग, फैक्ट्स और न्यूट्रल टोन आपने रखनी है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। इन तीनों का ये बेसिक डिफरेंस है। याद रखिएगा, जब भी रिपोर्ट लिखें ये यूजुअली आपके पास्ट सेंटेंस, पास्ट टेंस के अंदर होगी। पास्ट टेंस में क्यों होगी साहब? क्योंकि ये इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका। अगर ये इंसिडेंट अभी भी कंटिन्यू है तो उसके साथ आपको बैलेंस टोन यहां पर रखनी है, बैलेंस्ड टोन यहां पर रखनी है। यहां पर ऐसे के अंदर अलग अलग होता है, कंक्लूजन के अंदर वे फॉरवर्ड लिखते हो तो आप मतलब अपकमिंग फ्यूचर टेंस के अंदर आप वहां पर चीजें लिखेंगे। लेकिन जो इंसिडेंट हो चुका, जो डेटा आपने देना है, जो फैक्ट देना है, वो ऑलरेडी हो चुका, तो उसमें आप उस रिपोर्ट को कोट करके चीजें लिखेंगे। और बाकी बॉडी के अंदर, प्रेजेंट के अंदर आप क्या सोचते हो, उसके क्या क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं, उन सारे प्रोस्पेक्टिव्स को आप लिखेंगे। आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है आर्ग्यूमेंट इन फेवर और आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट। आप इनको अलग से पॉइंट आउट करो कि ये मेरे फेवर के अंदर मैं लिख रहा हूं इस पॉइंट पर, ये अगेंस्ट के। जैसे यूज ऑफ एआई, तो यूज ऑफ एआई के फेवर में आपने बताना कि भाई एआई कैसे हेल्पफुल होगा जनरेशन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से, तो आपने वो पॉइंटर्स लिखने। तो बुलेट पॉइंट अप्रोच यहां पर काम करेगी। और अगेंस्ट में लिखोगे तो क्लियरली वो अगेंस्ट के अंदर लिखोगे। एक क्लेम होगा और डिफेंड विद द रिबटल, उसको आपको रिबटल के साथ डिफेंड करना होगा। ऐसे के बारे में सबसे ज्यादा आप लोग चर्चा करते हैं, तो ऐसे के ऊपर मैं आपको बता दूं, ऐसे में स्टार्टिंग जो होगी हुक से होगी, यानी कि हुक, कॉन्टेक्स्ट और थीसिस, ये जो है इंट्रो का पार्ट होते हैं,
यानी कि आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ये इंट्रोडक्शन में ये तीनों चीजों, तीन थीम्स का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हुक, यानी कि स्टार्टिंग जब भी किसी ऐसे की करते हो, तो मैंने बहुत बार क्लासेस में अलग अलग एग्जांपल्स के साथ बताया है कि आप हुक किसी कोट से कर सकते हो, किसी स्टार्ट से कर सकते हो, पैराडॉक्स से कर सकते हो, न्यूज इवेंट से कर सकते हो, या रेटोरिक क्वेश्चन से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो। बहुत बार अक्सर स्टूडेंट जो हैं गलती करते हैं, वो क्वेश्चन को ही रिपीट कर देते हैं जो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन तो उसे पता है ऑलरेडी। तो हमेशा जब भी स्टार्ट करो, किसी कोट से कर दो, किसी स्टार्ट से, उस रिपोर्ट से रिलेटेड आपने कोई बात, रिपोर्ट पढ़ी है, कोई पैराडॉक्स है उसके अंदर, या कोई न्यूज इवेंट है, या कोई रेटोरिक क्वेश्चन है, उससे आप 2-3 लाइन के अंदर उस बेसिकली आंसर की, उस ऐसे की टोन सेट करते हैं। उसके बाद आपको कंटेक्स्ट देना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक्ट पर लिखा है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस दे दिया, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देख दिया, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर फिर यहां कॉन्टेक्स्ट में आपको आर्टिकल 40 बेसिकली आपने बताना है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है और हिस्टोरिकली भी ये इंपॉर्टेंट हुआ है। फिर आता है इंट्रो में सबसे मेन चीज, थीसिस। थीसिस में आप बेसिकली अपना सेंट्रल आर्गुमेंट, यानी कि स्पाइन ऑफ द एसे, कि आप इसके बारे में क्या बात करोगे, इस एसे में किस बात पर आप चर्चा करने वाले हो, उसके बारे में ये थीसिस आपने 2-3 लाइन में ये लिखना है। तो इंट्रो कैन बी और 70 to 80 वर्ड्स जो है आप इंट्रो पर लगा सकते हो। मैक्सिमम है ये लिमिट, 70 से 80 पे जाओगे तो फिर वो इंट्रो नहीं रहेगा। 70 से 80 मैक्सिमम जा सकते हो। आइडियली मैंने आपको पहले भी चर्चा करी है कि 50 से 55 वर्ड्स जो हैं आइडियली इंट्रो के अंदर लिखने चाहिए। देन फिर आना बॉडी पर। बॉडी के अंदर दो पार्ट्स में, बॉडी पार्ट वन के अंदर आर्गुमेंट, और बॉडी पार्ट 2 में उसके काउंटर व्यू या नुआंसेस आपने लिख दिया। आर्गुमेंट में सपोर्टिंग डेटा आप दोगे, डेटा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल आपने दे दिया, सपोर्टिंग एविडेंट आपने दे दिया, एआई से रिलेटेड कोई इंसिडेंट है तो उस पर आपने, उसके बारे में वो छोटा सा वो एक इंसिडेंट आपने यहां पर मेंशन कर दिया। फिर उस पर उसके नुआंसेस, यानी कि उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकता है, पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकता है, उसका कल्चरल प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकता है, वो आपने यहां पर लिखा। और ये बैलेंस थिंकिंग के साथ होगा, क्रिटिकल एनालिसिस होगा। बॉडी पार्ट 3 के अंदर आप देखो, अक्सर हम लोगों को एक जनरल कंफ्यूजन होता है, एक बहुत ज्यादा बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि बॉडी खत्म होते ही कंक्लूजन डायरेक्ट कर दो। योर एसे नीड ए फ्लो, एक फ्लो होना चाहिए। तो बीच में मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि जब भी आप सेंटेंस चेंज करते हो, वर्ड बेसिकली आप पैराग्राफ जब चेंज करते हो, तो पहले वाले पैराग्राफ का रेफरेंस होना चाहिए, तभी उसे एक फ्लो लगेगा। तो यहीं से वे फॉरवर्ड या एक पॉलिसी रिकमेंडेशन कि दुनिया भर में क्या क्या लोगों के विचार हैं, उनको लिखना चालू किया। और कंक्लूजन में आपने थीसिस ही को, ये जो थीसिस लिखी थी, जो स्पाइन था, उसके अराउंड जो चीजें हुई हैं उनको आप मेंशन करोगे। बहुत जरूरी है। अगर यहां थीसिस लिख दिया, कंक्लूजन में हम लोग अक्सर मिस्टेक क्या करते हैं, कंक्लूजन में रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, या यहां बॉडी में जो चीजें लिखी हैं उनको रिपीट लिख देते हैं कि हां जी ऐसा है, वापस। डोंट रिपीट दी सेंटेंसेस, डोंट रिपीट योर थीम। यहां थीसिस ही को होगा, विजन होगा कि फ्यूचर में हम इसका क्या प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, और इसमें क्लोजिंग लाइन होनी चाहिए। इसमें एक मेमोरेबल क्लोजिंग लाइन, हमेशा आंसर को क्लोज करना है, ओपन एंडेड ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ऐसे में आपका वो प्रोस्पेक्टिव जानना चाहता है एग्जामिनर। तो एग्जामिनर को याद रहे, ऐसे आपको एक कंप्लीट क्लोज करना है उस लूप को। सो प्लीज रिमेंबर दैट फ्लो। इसके अलावा ट्रांजिशन ऑफ फ्लो लैंग्वेज के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों को ये आता है कि बहुत बार हमने भी आंसर जब चेक करते हैं तो बहुत बड़ा इशू ये आता है कि आप लोग बिटवीन द पैराग्राफ एक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। एक पैराग्राफ खत्म करा, दूसरा कहीं और से हो रहा है, तो वो एग्जामिनर को एग्जामिन करने में भी बड़ा उटपटांग सा लगता है। सो प्लीज डोंट यूज बिटवीन पैराग्राफ्स। आप अगर बात करें तो आप यूज कर सकते हो फर्दर मोर, इट इज नोटेबल दैट हाउ एवर बिल्डिंग दिस फाउंडेशन नॉट स्टैंडिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस एम्पेरिकल एविडेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट। तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। अवॉइड फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। एक फ्लोइंग कनेक्चर होना चाहिए, कंडक्टर आपका कंजक्चर होने चाहिए पैराग्राफ के बीच में, ताकि एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन हो। एनालिसिस और क्रिटिक के लिए वाइल द इंटेंट इज लाउडेबल, मतलब यहां अगर क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात की गई है, क्रिटिक के बारे में बात की गई है, डोंट ओवर जंप इट। ओवर जंप नहीं करना, बिल्कुल एक्सट्रीम में जाके बात नहीं करना है, क्योंकि वो कभी फैक्ट है तो ठीक बात है, लेकिन अगर कोई थॉट है
तो थॉट में आप उसको करेक्टली नहीं बोल सकते कि ऐसा ही है। तो इसलिए यूज द रियल टेस्ट लाइज इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। जैसे वीबीजी राम जी के बारे में पूछ लिया, अब वीबीजी राम जी को क्रिटिकली जब एनालिसिस कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते आउटराइटली कि ये गलत है, तो उसमें आप ये कहोगे रियल टेस्ट लाइज इन द इंप्लीमेंटेशन। दो द पॉलिसी मेड बाय द वीबीजी रामजी स्कीम इज वेरी मच गुड, और वो अकॉर्डिंग टू द रियल नीड ऑफ द सोसाइटी है, आज के हिसाब से बेहतर है। तो इसीलिए अपनी बैलेंस अप्रोच रखें। एग्जामिनर को आपका प्रोस्पेक्टिव जो है बिल्कुल बैलेंस चाहिए यहां पर, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। जो 5 मिस्टेक्स करते हो, वेग ओपनिंग कर देते हो, एग्जाम्पल नहीं देते हो, फैन सिटिंग कर देते हो, प्रॉस एंड कॉन्स टू एवरीथिंग। रीड एज अनविलिंगनेस टू कमिट टू द पोजीशन, मतलब अनविलिंगली आप किसी चीज को लिख रहे हो तो वो दिख जाता है। मैंने आपको बताया आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, और आर्ट बता देती है असलियत आपकी। समरी कंक्लूजन के अंदर वेस्ट द क्लोजिंग अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट थीसिस एंड जजमेंट। समरी के अंदर जजमेंट नहीं चाहिए, समरी के अंदर बेसिकली आपको सिंथेसिस दिखाना है, आपने जो लिखा है उसका एक ओवरव्यू आपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में दिखाना है। वर्ड ओवररन आप लोग बहुत करते हो, 420 300 वर्ड लिखा बोला है, 420 वर्ड लिख दिया, तो ये आपको दिखाता है कि आपकी एडिटिंग कमजोर है, आपका एक पुअर कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है कॉम्पिटेंसी जो है वो कमजोर है, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप वर्ड्स को लिमिट नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीजों में आपने ध्यान देना है। अब बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट पर जल्दी से, उस बारे में भी। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हमने साफ कहा रिपोर्ट जो है वो स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, इसमें फ्लोइंग प्रॉस नहीं चाहिए। रिपोर्ट इंसिडेंट की होती है तो जनरली पास्ट टेंस में ही होगी। सबसे पहले टाइटल का ध्यान दीजिएगा, प्रिसाइज डिस्क्रिप्टिव टाइटल होना चाहिए जिसमें इवेंट या सब्जेक्ट हो रिपोर्ट की वो क्लियरली मेंशन हो, क्लियरली दिख जाए। ये आपको इंग्लिश में जब एनसीईआरटी 11 12 की बात करें, 9 10th वाली रिपोर्ट राइटिंग नहीं है, वहां पर आपको एक दूसरी अप्रोच से रिपोर्ट राइटिंग दिखाते हैं। वहां पर रिपोर्ट राइटिंग होती है कि आपका एक कैची फ्रेज होना चाहिए, यहां कैच फ्रेज नहीं है, यहां न्यूज एंकर वाली बात नहीं है। यहां पर आपने, बिकॉज आफ्टर ऑल यू विल बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो वहां पर आपको प्रॉपर जो हुआ वही चीजें आपको समराइज करके प्रॉपरली लिखनी है। बॉडी कंक्लूजन, ये वर्ड लिमिट के अंदर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये वर्ड लिमिट मैंने ओवरऑल टोटल रिपोर्ट्स की बताई थी तो ये रॉन्ग है। बाकी फ्लो यही रहेगा, टाइटल रहेगा, इंट्रो रहेगा, बॉडी रहेगा, कंक्लूजन में रहेगा। कंक्लूजन में न्यूट्रल क्लोजिंग रहेगी, सिग्निफिकेंस और नेक्स्ट स्टेप विदाउट पर्सनल एडवोकेसी। पर्सनल एडवोकेसी नहीं करनी है। अब ये होगी तीनों चीजें। अब इसके बाद जब आप लिख लें तो याद रखिएगा एक 30-40 सेकंड आप ले लीजिएगा, जिसमें आपने ये देखना है कि आपका जो थीसिस है वो क्लियरली फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में है कि नहीं है। एवरी पैराग्राफ कम से कम एक एग्जांपल, एक डेटा पॉइंट या स्कीम मेंशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या काउंटर व्यू को आपने एड्रेस किया कि नहीं किया, कंक्लूजन एक जजमेंट सेफगार्ड है, रिपीटेड समरी तो नहीं है, वर्ड लिमिट के अंदर तो होना, मतलब आप +-10% हो सकते हो, और क्या आपने वेग फ्रेजेस लाइक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल जैसी चीजें अवॉइड की कि नहीं। जब भी आप आंसर लिखो उससे पहले इन चीजों को मेंटली आपने करना है। मेरे दोस्त, एक दिन में ये चीजें आएंगी नहीं, आई नो दैट, लेकिन थोड़ा कोशिश करना। आपको ऑलरेडी आपने जितना करा है वो बहुत बेहतर करा है, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर अगर प्रोवाइड करा दोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 10 मिस्टेक्स, वेग डेफिनेशन, स्टाइल ओपनिंग, नो थीसिस, 0 एग्जांपल देते हो, फैन सिटिंग, क्लियर पोजीशन नहीं, समरी स्टाइल कंक्लूजन इंस्टेड ऑफ जजमेंट, 400 वर्ड लिख दिए, काउंटर आर्गुमेंट को एंटायरली इग्नोर कर दिया, वीक मैन इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिंग व्यू, रिपोर्ट को फ्लोइंग ऐसे की तरह आपने समझ लिया जिसमें कोई हेडिंग नहीं लिखी, आपने ना मार्क किया, इंसर्टिंग पर्सनल ओपिनियन इनटू रिपोर्ट, आउटडेटेड और अनवेरिफाइड डेटा पॉइंट्स आपने लिख दिया। आपको लगा कि एग्जामिनर को थोड़ा ना पता होगा, लेकिन एग्जामिनर को मेरे दोस्त पता होती हैं चीजें, वो आपके आंसर में दिख जाता है। एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में नहीं सिखा पाऊंगा। आई वॉज जस्ट रिपीटिंग व्हाट आई टॉट इन क्लासेस। थोड़ा सा अगर आप आपने तैयारी करी है तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे। 100% तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस दिस डजंट कम ईजी। सो डोंट जंप आउट, जो पढ़ लिया अच्छा पढ़ा है, थोड़ा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा लेना, एट द एंड आई विल से दैट। ठीक है, मिलता हूं आपको एनालिसिस के अंदर, तब और चर्चा करेंगे अगले सेशंस के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और सेशन कैसा लगा ये भी जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।